हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो है फॉल्ट एनालिसिस। आज हम फॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। कल का जो टॉपिक था कोरोना लॉस, उस पे हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया था और सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए थे। शायद 45 या 50 मिनट का वीडियो होगा, वो आप जाके पूरा देखिएगा। क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हमने वहाँ पे करी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है फॉल्ट एनालिसिस। तो उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। मैंने एक पेड टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया है। पेड टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे आपके सारे सब्जेक्ट्स के थ्योरी पीडीएफ प्लस प्रैक्टिस सेट में गेट के भी होंगे क्वेश्चंस, ईएससी के प्री और मेंस के भी क्वेश्चंस होंगे और मेरे हैंड रिटन नोट्स भी होंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी पेड ग्रुप में। मैं इस चैनल को सस्टेन करने के लिए, ये बहुत मिनिमल चार्ज है इसका, बहुत ही नॉर्मल सा चार्ज है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9981479724 पे। इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं फॉल्ट एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई डू वी डू फॉल्ट एनालिसिस। हम फॉल्ट एनालिसिस करते क्यों हैं। हम बहुत आराम से और धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलेंगे। फॉल्ट एनालिसिस आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो जाएगा इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद। तो व्हाई डू वी डू फॉल्ट एनालिसिस। हम फॉल्ट एनालिसिस क्यों करते हैं। तो मान लीजिए आपने पावर सिस्टम बनाया, पावर सिस्टम आपने बना दिया है। अब आपको ये नहीं पता कि अगर फॉल्ट आता है तो कितनी करंट फ्लो होगी, कितने समय के लिए होगी, कितने समय में फॉल्ट क्लियर होगा। ये सारी चीजें आपको कुछ भी नहीं पता। तो आपके सारे जो पावर सिस्टम के इक्विपमेंट्स हैं या लोड हैं, सारे के सारे खतरे से घिरे हुए हैं। क्योंकि अगर फॉल्ट आता है और आपने उस फॉल्ट से अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, लोड को बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करी है, तो क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लोड सब जल जाएगा। इसीलिए हम करते हैं फॉल्ट एनालिसिस। फॉल्ट का प्री एनालिसिस किया जाता है कि अगर फॉल्ट आएगा तो कितने एम्पियर की, कितने किलो एम्पियर की करंट फ्लो होगी, कितने देर के लिए होगी, हम उस फॉल्ट को कैसे रिमूव कर सकते हैं या उस फॉल्ट से कैसे अपने पावर सिस्टम को बचा सकते हैं। इन सब की जो स्टडी होती है उसे फॉल्ट एनालिसिस बोला जाता है, राइट। तो अब फॉल्ट एनालिसिस पे जाने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें देखनी पड़ेगी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बेसिक से बिल्कुल मैं आपको स्टार्ट करूँ ताकि फॉल्ट एनालिसिस के सारे क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएं। तो फॉल्ट एनालिसिस आपको तो मैंने अभी बता दिया कि वाई डू वी परफॉर्म फॉल्ट एनालिसिस, ताकि हम पहले से ही ये पता लगा लें कि अगर यहाँ पे फॉल्ट आया तो कितने अमाउंट तक की मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती है और हमें उससे बचाने के लिए कि क्या क्या चीजें, मतलब कितने कैपेसिटी का सर्किट ब्रेकर, ये सारी चीजें लगानी पड़ेगी। तो ये प्री एनालिसिस ऑफ फॉल्ट होता है, फॉल्ट एनालिसिस, राइट। चलिए, तो अब फॉल्ट एनालिसिस को डिटेल में पढ़ने के लिए हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी, दैट इज सिंगल लाइन डायग्राम। हेडिंग डाल लीजिएगा सिंगल लाइन डायग्राम। अब देखिए, अगर आप जनरेशन एंड से लोड एंड तक की बात करते हो तो आपके जनरेशन एंड से, जहां से आपका पावर जनरेट हो रहा है, प्लस लोड एंड आपके घर तक, आप देख सकते हो कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे, कितने सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन और सर्किट ब्रेकर, रिले, सब स्टेशन में कितनी सारी चीजें होती हैं। तो अगर हम सब का डायग्राम बनाने लग जाएं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनेगा और कुछ भी हमें समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या करना है। तो उस पूरे डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या बनाते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम। तो सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम बनाने की वजह से क्या होता है, पूरे पावर सिस्टम का जो डायग्राम है वो बिल्कुल एक सिंपल सा दिखने लगता है। तो सिंगल लाइन डायग्राम मीन्स सिंगल लाइन डायग्राम्स means all the power system component can be represented in a single line.
अगर पावर सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स को हम अगर एक लाइन में दिखा दें तो उसे सिंगल लाइन डायग्राम बोलते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम कैसा दिखता है देखते हैं। यहाँ से हमने पावर को जनरेट किया, ये है हमारा जनरेटर जी। फिर ये एक सब स्टेशन है जहाँ पे हमने लगाया हुआ है एक ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर पावर वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए। फिर उस पावर को हम ट्रांसमिशन लाइन से भेज रहे हैं अपने लोड की तरफ। फिर लोड पे जाके हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद हम बस से अपना लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है जनरेटर, ये है ट्रांसफॉर्मर 1, ये है बस 1, ये है बस 2, ये है बस 3, ये है बस 4, ये है ट्रांसफॉर्मर 2 और यहाँ पे हमने लगाया है लोड। तो ये सिंगल लाइन डायग्राम हो गया ऑफ पावर सिस्टम। तो आपने देखा कि हमने जनरेटर से लेके लोड तक का जो डायग्राम है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से शो कर दिया है। और ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन, राइट। तो आप देखने में कितना आसान लग रहा है। अब हम इसकी एनालिसिस भी कर सकते हैं आगे। तो एक एक करके सभी की एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जनरेटर की एनालिसिस। लेट अस डू द एनालिसिस ऑफ ईच कंपोनेंट, जो कि जरूरी है आगे फॉल्ट एनालिसिस को समझने के लिए। सो लेट अस डू the analysis of each component। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट लगा था वो कौन सा लगा था, जनरेटर। तो हम लेके चलते हैं जनरेटर को और करते हैं जनरेटर का एनालिसिस। तो जब मैंने आपको अल्टरनेटर पढ़ाया था तो क्या बताया था, जनरेटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कैसा बनता है। ये इक्विवेलेंट सर्किट हमारा कुछ इस तरह से बनता है जनरेटर का। ये दो टर्मिनल हो गए, आप चाहो तो इस दो टर्मिनल पे अपना लोड लगा सकते हो। यहाँ से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो है ई ए, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस प्लस माइनस टर्मिनल वोल्टेज। और यहाँ से करंट आपकी फ्लो हो रही है अगर लोड लगाया है तो, अगर लोड नहीं लगाया है तो ओपन सर्किट करंट जीरो। अब देखिए ये एक जनरेटर है, तो जनरेटर में हमेशा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है टर्मिनल वोल्टेज से लीड करेगा। कितने एंगल से लीड करता है, डेल्टा, इसे बोलते हैं लोड एंगल। तो ये हमारा जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। बट हम हमेशा अपने फॉल्ट एनालिसिस में आर ए को नेग्लेक्ट कर देते हैं। वी ऑलवेज नेग्लेक्ट value of RA, that is armature resistance, during our fault analysis। ऐसा क्यों, हम आर्मेचर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट क्यों कर देते हैं फॉल्ट एनालिसिस पे, फॉल्ट एनालिसिस करने के दौरान। इसके दो कारण हैं। पहला, आर्मेचर रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। दूसरा कारण, फॉल्ट करंट क्या होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कम होता है बट कुछ तो कुछ वैल्यू होती है इसकी। और हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो करंट को क्या करता है, अपोज करता है। तो इस आर ए की वजह से क्या हो जाएगी, इस आर ए की वजह से क्या हो जाएगी, फॉल्ट करंट रिड्यूस हो जाती है। थोड़ा सा ही रिड्यूस होगी बट रिड्यूस होगी इस आर ए रेजिस्टेंस की वजह से। जब हम अपनी एनालिसिस करेंगे तो हमारी जो एनालिसिस वाली करंट होगी वो थोड़ा सा कम होगा, राइट, जो हम नहीं चाहते। हम अपना वर्स्ट केस एनालिसिस करना चाहते हैं किसी भी पावर सिस्टम में कि ज्यादा से ज्यादा कितनी फॉल्ट करंट फ्लो हो सकती है फॉल्ट आने के दौरान, राइट। तो अगर हमें वो चीज करनी है, वर्स्ट केस एनालिसिस करना है, तो इस आर ए को नेग्लेक्ट करना होगा ताकि हमें मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी फॉल्ट करंट फ्लो हो सकती है वो निकालने के लिए हमें आर ए को नेग्लेक्ट करना होता है। और दूसरा, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो इसका जो एक्चुअल कारण है, टू डू वर्स्ट केस एनालिसिस।
ऑफ फॉल्ट। फॉल्ट करंट को आर ए अपोज ना करे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फॉल्ट करंट मिल सकती है, तो हम अपने पावर सिस्टम का जो बचाव है उस मैक्सिमम करंट के अकॉर्डिंग करेंगे ना, तो वो हमारे लिए अच्छा है। इसीलिए हम वर्स्ट केस एनालिसिस करने के लिए आर्मेचर रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब अगर हम आर्मेचर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये लोड एंगल डेल्टा, ये है जे एक्सेस प्लस माइनस टर्मिनल वोल्टेज, राइट। तो ये हमने जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। अगर आप मोटर को भी शो कर रहे हो यहाँ पे एज अ लोड, तो भी आप आरए को हटा सकते हो। जनरेटर और मोटर में अंतर क्या होता है? जनरेटर में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जाती है, मोटर में जो करंट है इस डायरेक्शन में जाएगी, बट सर्किट सेम रहेगा। चलिए, ये तो हो गया जनरेटर का एनालिसिस। अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर का एनालिसिस। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देख रहे हैं जो कि हम अप्लाई करेंगे आगे चल के, इसे याद रखना है आपको। तो हेडिंग डाल लीजिएगा एनालिसिस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो देखिए, जब हम सर्किट का ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं, तो ट्रांसफार्मर में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जब मैं ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा कि यहाँ पे दो तरह के सर्किट होते हैं। जब हम ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे दो तरह के सर्किट हमें देखने को मिलते हैं, एक सीरीज सर्किट और एक शंट सर्किट, राइट। शंट ब्रांच जिसे आप बोलते हो। तो शंट ब्रांच, देखिए, इन ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट two branches are there. पहला होता है सीरीज ब्रांच, दूसरा होता है शंट ब्रांच। शंट ब्रांच को हम नो लोड ब्रांच भी बोलते हैं। ट्रांसफार्मर में मैं ये डिटेल में आपको करवा दूंगा। शंट ब्रांच को नो लोड ब्रांच क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो नो लोड ब्रांच होती है उससे नो लोड करंट फ्लो होती है, और नो लोड करंट की वैल्यू कितनी होती है बताइए? नो लोड करंट की वैल्यू बहुत कम होती है एज कंपेयर टू फुल लोड करंट। सो नो लोड करंट इज वेरी लो। कितना? 5 to 6% ऑफ फुल लोड करंट। बट हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे फॉल्ट की बात कर रहे हैं, हम फॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो फॉल्ट करंट क्या होता है? फॉल्ट करंट इज अबाउट 20 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। तो अब आप बताइए, जो नो लोड करंट थी वो खुद ही 5 से 6% है फुल लोड करंट की, और जो फॉल्ट करंट फ्लो हो रही है फॉल्ट आने के बाद वाली करंट, वो 20 गुना है फॉल्ट करंट की, फुल लोड करंट की। तो इसको एक प्रैक्टिकल वैल्यू में, न्यूमेरिकल वैल्यू में देख लेते हैं। मान लीजिए हमारी फुल लोड करंट है 100 एम्पियर। लेट अस से जो फुल लोड करंट है वो है 100 एम्पियर। तो नो लोड करंट कितनी हो जाएगी? 5%, यानी 5 एम्पियर। और जो फॉल्ट करंट है वो 20 गुना है, 15 से 20 गुना होती है फुल लोड करंट की। तो ये कितना हो जाएगा? 2000 एम्पियर। तो जब हम फॉल्ट की एनालिसिस करेंगे तो फॉल्ट करंट और नो लोड करंट के बीच में कोई कंपैरिजन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ, ये 2000 एम्पियर की करंट है और यहाँ पे सिर्फ 5 एम्पियर की करंट है। सो वी नेग्लेक्ट इट।
वी नेग्लेक्ट दिस नो लोड करंट। और अगर हम नो लोड करंट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो वो ब्रांच को भी नेग्लेक्ट करना पड़ेगा जिससे ये नो लोड करंट फ्लो हो रही है, यानी कि शंट ब्रांच। सो शंट ब्रांच को हमेशा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है ड्यूरिंग फॉल्ट एनालिसिस। नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग फॉल्ट एनालिसिस, राइट। चलिए अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट। ये प्राइमरी सर्किट है, ये प्राइमरी इंपीडेंस, ये प्राइमरी वाइंडिंग हमने शो कर दिया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग हमने शो कर दिया। प्राइमरी वाइंडिंग का इंपीडेंस है Z1, सेकेंडरी वाइंडिंग का इंपीडेंस है Z2, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स है N1, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स है N2। क्या ये है हमारा प्राइमरी सर्किट। ये है हमारा सेकेंडरी सर्किट। करेक्ट। अब हम क्या करते हैं अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए, अगर हमें हर जगह दो दो इम्पीडेंस लेने पड़ेंगे, जब हम इस ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें हर जगह दो इम्पीडेंस लेने पड़ेंगे, एक बार Z1 लेना पड़ेगा, एक बार Z2 लेना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमें दो वैल्यूज को लेके चलना पड़ेगा। बट अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि हमें सिर्फ एक इम्पीडेंस लेके चलना पड़े तो हमारे लिए जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रेफर द इम्पीडेंस इन प्राइमरी साइड, रेफर all impedance to primary side। तो जब हम प्राइमरी साइड इंपीडेंस को रेफर कर देंगे तो हमारे पास Z2 अब आ जाएगा प्राइमरी साइड। तो Z1 और जो Z2 को हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्राइमरी साइड वो वाला इंपीडेंस और Z1 दोनों सीरीज में आ जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अब प्राइमरी में हमारे पास इस ट्रांसफार्मर का पूरा इंपीडेंस हमने ट्रांसफर कर दिया। तो ये टोटल इंपीडेंस को हम बोलेंगे Z01। ये है नंबर ऑफ टर्न्स N1, ये है नंबर ऑफ टर्न्स N2। अब Z01 की वैल्यू क्या है, Z01 क्या है, टोटल इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर। हमने क्या किया है, इस Z2 को प्राइमरी साइड ट्रांसफर किया, मतलब Z1 तो हमारे पास पहले से था और हमने उसको कुछ भी टच नहीं किया है, तो Z1 वैसा ही रहेगा, प्लस Z2 को हमने ट्रांसफर किया है प्राइमरी साइड। तो जब Z2 प्राइमरी साइड ट्रांसफर होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Z2 मल्टीप्लाइड बाई N1 बाई N2 का स्क्वायर। करेक्ट। एंड वी नो दैट N2 by N1 is equal to K, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो N1 by N2 क्या हो जाएगा, 1 by K। Z01 is equal to Z1 प्लस Z2 by K स्क्वायर। और हमेशा Z2 by K स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, Z2 डैश। सो Z1 प्लस Z2 डैश। यानी कि जब हम Z2 को सेकेंडरी वाइंडिंग के ट्रांसफॉर्मर इंपीडेंस को प्राइमरी साइड ट्रांसफर करेंगे तो वो Z2 डैश में कन्वर्ट हो जाता है और Z2 डैश की वैल्यू होती है Z2 बाई K स्क्वायर। करेक्ट। अब हमने इसमें क्या किया, सेकेंडरी को प्राइमरी में ट्रांसफर किया, हम प्राइमरी को सेकेंडरी में भी तो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नाउ देख लेते हैं, नाउ ट्रांसफर Z1 टू सेकेंडरी। तो अब प्राइमरी में एक भी इंपीडेंस नहीं होगा,
पूरा का पूरा इम्पीडेंस हम कहाँ शो करेंगे? सेकेंडरी। वहां पे पूरा का पूरा इम्पीडेंस हम शो कर रहे थे Z01 से, यहाँ पे शो करेंगे Z02 से। तो Z02 क्या हो जाएगा? Z2 तो पहले से था, हम लेके क्या आए हैं? Z1 को। तो Z1 सेकेंडरी साइड आते ही क्या बन जाएगा? Z1 डैश। तो Z02 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 डैश। अगर हम किसी भी टर्म को प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? Z1 N2 बाई N1 का स्क्वायर, यानी कि Z02 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 के स्क्वायर। यानी कि यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि अगर किसी भी टर्म को प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ ले जा रहे हैं तो किसी भी इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस को प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ लेके जा रहे हैं तो हमेशा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर सेकेंडरी से प्राइमरी में लेके आ रहे हैं तो के स्क्वायर से डिवाइड करिए। ये समझ में आया बात? अब चलिए चलते हैं एनालिसिस ऑफ लोड पे। सिंगल लाइन डायग्राम के हर कंपोनेंट का एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो एनालिसिस ऑफ लोड, एनालिसिस ऑफ लोड। तो सबसे अच्छी बात यह है हमारे लिए एनालिसिस ऑफ लोड में कि जब भी फॉल्ट आता है हम लोड को नेग्लेक्ट कर देते हैं। When fault occurs, we always neglect the load। ऐसा क्यों? जब भी फॉल्ट आता है तो हम लोड को अपनी एनालिसिस में कंसीडर नहीं करते, उसे इग्नोर कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखते हैं। ये है जनरेटर, ये है ट्रांसमिशन लाइन। मैं ट्रांसफार्मर को शो नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट जनरेटर से हम कनेक्ट कर देते हैं लोड को। ये हमने कनेक्ट कर दिया लोड को। मान लीजिए यहाँ पे आ गया फॉल्ट। यहाँ पे फॉल्ट आया मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन, तो जब फॉल्ट आया तो ट्रांसमिशन लाइन इस पॉइंट से टूट के ग्राउंड पे गिर गई। इसका मतलब तो यही होता है फॉल्ट का। तो ट्रांसमिशन लाइन टूट के जब ग्राउंड पे गिर गई तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है वो ग्राउंड से क्या हो गई? शॉर्टेड। तो शॉर्टेड पाथ का रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो, और करंट हमेशा जीरो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। तो करंट पूरी की पूरी कहाँ से जाएगी? इस ग्राउंड में चली जाएगी, फॉल्टी पाथ से, ना कि इस लोड में। और जब लोड में करंट जा ही नहीं रही है तो हम लोड का एनालिसिस करके क्या करेंगे? कोई मतलब नहीं है, लोड का एनालिसिस हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो फॉल्ट करंट है वो पूरी की पूरी फॉल्टी पाथ से बाईपास हो जाती है, लोड तक पहुंचती ही नहीं जब फॉल्ट आता है। इसीलिए लोड को हमेशा हम अपनी एनालिसिस में नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। अब एक और एनालिसिस बचा है, ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन का 3 मॉडल मैंने आपको पढ़ाया है, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। तो हम यहाँ पे शॉर्ट मीडियम लाइन का एनालिसिस करेंगे। शॉर्ट मीडियम लाइन इज यूज्ड फॉर अवर एनालिसिस। इसका रीजन मैं बताता हूँ। राइट, हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन में हम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर यूज करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर यूज करने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो इक्वेशन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और शॉर्ट ट्रांसमिशन सॉरी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे शॉर्ट नहीं होगा, ये मीडियम आएगा, मीडियम होगा। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास RLC तीनों चीजें होती हैं, प्लस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो पैरामीटर्स हैं वो लंप्ड होते हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो आसान हो जाता है, राइट। चलिए अब हम अपना इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं
जो हमने देखा एनालिसिस वाला सिंगल लाइन डायग्राम से। तो हमारे पास सिंगल लाइन डायग्राम कैसा बना था, सिंगल लाइन डायग्राम। फिर से मैं आपको एक बार बना के बता देता हूँ। ये जनरेटर ने सप्लाई दिया बस को, बस से कनेक्टेड है ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर से ये बस यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन गई, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, फिर हमने कनेक्ट किया है अपना लोड। ये है जनरेटर, ये है ट्रांसफॉर्मर 1, पहला बस, दूसरा बस, तीसरा बस, चौथा बस, ये है ट्रांसफॉर्मर 2, यहाँ पे लगाया हमने लोड। अब इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ करें तो क्या बनेगा, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ above डायग्राम। सबसे पहले जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा मैंने आपको बताया हुआ है। रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम लेते क्या है, इम्पीडेंस, सॉरी रिएक्टेंस, और इसके साथ सीरीज में कौन है, ट्रांसफॉर्मर 1 का प्राइमरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफॉर्मर 1 का प्राइमरी वाइंडिंग टोटल इम्पीडेंस हमने यहाँ पे शो कर दिया। ये ट्रांसफॉर्मर की है प्राइमरी वाइंडिंग। ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ EA, ये है जनरेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस XS, आर्मेचर रेजिस्टेंस हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, इसके बारे में हमने बात करी थी। ये हो जाएगा Z01, यानी कि टोटल इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर 1 रेफर्ड टू प्राइमरी। दूसरा सर्किट कैसे बन रहा है, ट्रांसफॉर्मर 1 का सेकेंडरी। तो ट्रांसफॉर्मर 1 का सेकेंडरी तो हम बनाएंगे नहीं, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्मर 1 का जो सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस है उसको तो हमने प्राइमरी में ट्रांसफर कर दिया था, तभी तो Z01 मिला है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग, अब यहाँ से हमारी कनेक्टेड है ट्रांसमिशन लाइन, तो ये हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस। अब ट्रांसमिशन लाइन के साथ ट्रांसफॉर्मर 2 का प्राइमरी कनेक्टेड है, तो हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मर 2 का टोटल इम्पीडेंस रेफर्ड टू प्राइमरी बना दिया। ये एक सर्किट बन गया। फिर एक सर्किट बना है लोड वाला, मतलब ट्रांसफॉर्मर 2 का सेकेंडरी के साथ लोड कनेक्टेड है, तो ये ट्रांसफॉर्मर 2 की सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई और ये कनेक्टेड है लोड। यह है ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस, यह है ट्रांसफॉर्मर 2 का इम्पीडेंस रेफर्ड टू प्राइमरी। हम इसको Z01 दो बार हो गया तो Z01 में इसको डैश लगा देते हैं। ये है हमारा लोड। अब देखिए, जब हम इसको सॉल्व करना चाहें, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने हो और अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें, यहाँ पे Z01 और Z02 लिखवा देता हूँ मैं आपको, क्या है, Z01 है टोटल इम्पीडेंस of transformer 1 referred to primary side, Z01 डैश क्या है, टोटल इम्पीडेंस of transformer 2 referred to secondary side, राइट। बट इस पर्टिकुलर इक्विवेलेंट डायग्राम का डिसएडवांटेज क्या है, इस पर्टिकुलर डायग्राम का डिसएडवांटेज ये है कि हमें अगर इसका कैलकुलेशन करना है
तो हमें तीन करंट की इक्वेशन मिलेगी, एक पहले सर्किट में, एक दूसरे सर्किट में, एक तीसरे सर्किट, क्योंकि टोटल तीन सर्किट मिल रहे हैं। अब ये बीच में गैप क्यों मिल रहा है? क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती है, वो मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू कपल्ड होती हैं, राइट। बट हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती हैं, तो बीच में हमने एयर गैप दिखा दिया है, शो नहीं किया है उस मैग्नेटिक सर्किट को, इसीलिए हमें तीन अलग अलग सर्किट्स मिल रहे हैं। तो हमारा तीन अलग अलग इक्वेशन मिलेगी। तीन अलग अलग इक्वेशन मिलने की वजह से हमारा जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम इसको एक सर्किट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इस पूरे तीन सर्किट को, इस पावर सिस्टम का जो ऊपर हमने जो पावर सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम दिखाया, उसी को हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, तो हमें तीन सर्किट मिल रहे हैं। अब हम इसी को क्या करना चाहते हैं, एक सर्किट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी, पर यूनिट सिस्टम। तो चलिए देखते हैं पर यूनिट सिस्टम की हेल्प से हम कैसे इस पूरे इक्विवेलेंट कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम को एक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफार्मर इन पर यूनिट। यहाँ पे जो बीच में गैप आ रहा है, या एक सर्किट की जगह तीन सर्किट हमें मिल रहा है, वो किसकी वजह से मिल रहा है, ट्रांसफार्मर की वजह से। तो चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर इन पर यूनिट। ट्रांसफार्मर इन पर यूनिट, राइट। बट ट्रांसफार्मर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि ट्रांसफार्मर के पास दो वोल्टेज होते हैं। ट्रांसफार्मर के पास क्या होते हैं, दो वोल्टेज होते हैं, एक प्राइमरी का वोल्टेज होता है, दूसरा सेकेंडरी का वोल्टेज होता है। तो प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम कौन सा वोल्टेज कंसीडर करें। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। लेट अस टेक एन एग्जांपल of transformer 66 kV स्लैश 33 kV। मतलब इस ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वोल्टेज 66 kV है, सेकेंडरी वोल्टेज 33 kV है, करेक्ट। तो पर यूनिट वैल्यू मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पर यूनिट वैल्यू आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसी पावर सिस्टम में ही, तो उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा वीडियो को जाके, कि हमें दो बेस वैल्यू लेनी पड़ती है, एक वोल्टेज की बेस वैल्यू लेनी पड़ती है और एक पावर की बेस वैल्यू लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे प्राइमरी की जो बेस वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बेस वोल्टेज फॉर प्राइमरी, सिक्सटी सिक्स केवी। बेस वोल्टेज फॉर सेकेंडरी, सेकेंडरी का बेस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 33 केवी। बट हम जानते हैं कि जो पावर है वो हमेशा कांस्टेंट होता है दोनों साइड ट्रांसफार्मर के। तो पावर इज कांस्टेंट ऑन बोथ साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। तो मतलब V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। so I1 upon I2 is equal to V2 by V1 is equal to K। यही तो होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो मान लेते हैं Vp जो है वो बेस वोल्टेज है प्राइमरी का, Vs जो है वो बेस वोल्टेज है सेकेंडरी का। यहाँ पे कुछ हम एजम्पशन करते हैं, बहुत आसान है, बस एक बार देखते जाइए, सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मान लेते हैं Vp क्या है, V बेस ऑफ प्राइमरी, Vs क्या है, V बेस ऑफ सेकेंडरी, Ip क्या है,
आई बेस ऑफ प्राइमरी और मान लीजिए आई एस क्या है, बेस करंट यानी कि आई बेस ऑफ सेकेंडरी। तो अगर आपसे कोई बोले कि नाउ कैलकुलेट जेड बेस ऑफ प्राइमरी, बेस इंपीडेंस हमें प्राइमरी का निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप? अगर इन चारों जो हमारा एजम्पशन है इसको देख के कोई भी आपसे पूछ लेता है कि आपको बेस इंपीडेंस निकालना है प्राइमरी साइड का, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, जेड बेस प्राइमरी, ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी साइड का बेस इंपीडेंस क्या हो जाएगा? V1 अपॉन I1, प्राइमरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी करंट, और प्राइमरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी करंट को हम क्या मान रहे हैं? बेस इंपीडेंस ऑफ प्राइमरी। तो बेस इंपीडेंस ऑफ प्राइमरी को मान लेते हैं ZP। बेस इंपीडेंस ऑफ सेकेंडरी, बेस इंपीडेंस ऑफ सेकेंडरी को हम क्या मान रहे हैं? V2 अपॉन I2। अब मुझे बताइए I2 की वैल्यू हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? I2 की वैल्यू लिख सकते हैं हम I1 बाई के, तो यहाँ पे रख दीजिए V2 अपॉन I1 बाई के, और V2 की वैल्यू क्या रख सकते हैं? V1 के, V2 इज इक्वल टू V1 के। सो V1 के ऊपर चला जाएगा K अपॉन I1, तो ये हो जाएगा K स्क्वायर टाइम्स ऑफ ZP। V1 अपॉन I1 क्या है? प्राइमरी का बेस इंपीडेंस ZP, तो सेकेंडरी का बेस इंपीडेंस K स्क्वायर टाइम्स होता है प्राइमरी के बेस इंपीडेंस के। यहां से हमने ये प्रूव किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंडरी का जो बेस इंपीडेंस है, सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर का जो बेस इंपीडेंस है वो K स्क्वायर टाइम्स है प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर के बेस इंपीडेंस के। चलिए, अब अगर हम इस सेकेंडरी इंपीडेंस को प्राइमरी साइड ट्रांसफर करें, ट्रांसफर कैसे करते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ what will happen if we transfer ZS to secondary, सॉरी प्राइमरी, सेकेंडरी में तो ऑलरेडी है, टू प्राइमरी, तो टोटल प्राइमरी इंपीडेंस कितना हो जाएगा? Z01, Z1 तो पहले से है प्राइमरी, या हम उसे ZS लिख सकते हैं। Z1 तो पहले से था, प्लस Z2 को और हमने प्राइमरी साइड ट्रांसफर कर दिया, तो ये Z2 डिवाइडेड बाई K स्क्वायर, करेक्ट। अब पर यूनिट वैल्यू क्या होता है? हमें पर यूनिट वैल्यू चाहिए। पर यूनिट वैल्यू होता है एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, राइट। अब हम यहाँ पे प्राइमरी की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी का पर यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगा? Z01 इन पर यूनिट इज इक्वल टू Z01। बेस वैल्यू ऑफ प्राइमरी इंपीडेंस क्या निकाला था हमने? ZP, याद करिए ZP, तो Z01 पर यूनिट इज इक्वल टू Z01 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के रखी है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हमें मिल जाएगा Z1 प्लस Z2 बाई के स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ZP। तो Z01 हमने निकाल लिया पर यूनिट में, यानी कि प्राइमरी साइड का टोटल रेफर्ड इंपीडेंस इन पर यूनिट। तो Z01 इन पर यूनिट हमने कितना निकाला? Z1
प्लस Z2 बाई के स्क्वायर डिवाइडेड बाई ZP। देखते रहिएगा, बीच में नहीं छोड़ना है इसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रूव करने वाले हैं। तो अगर हमने Z01 निकाल लिया तो Z02 भी निकाल सकते हैं। Z02 यानी कि टोटल इम्पीडेंस रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड इन पर यूनिट। तो यहाँ पे Z1 की जगह Z2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर Z1 अपॉन क्या हो जाएगा ZS। डायरेक्ट हम रख सकते हैं। तो Z02 हमें मिल गया, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे एक जादू देखिए, ZS की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, ZS इज इक्वल टू के स्क्वायर टाइम्स ऑफ ZP, यही तो हमने निकाला था। पुट ZS इज इक्वल टू के स्क्वायर टाइम्स ऑफ ZP। तो यहाँ से Z02 इन पर यूनिट इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर ZP। अब के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट करिए, हमें क्या मिल जाएगा Z1 प्लस Z2 बाई के स्क्वायर डिवाइडेड बाई ZP। ये वैल्यू हमें मिल गई Z02 पर यूनिट की। तो आप ये वैल्यू और ये वैल्यू चेक करिए क्या बराबर आ रहा है, बोथ आर इक्वल। मीन्स पर यूनिट इम्पीडेंस in both side of transformer are always equal। हमेशा याद रखिएगा नोट पॉइंट, पर यूनिट इम्पीडेंस पर यूनिट इम्पीडेंस on both side of transformer is always equal। मतलब Z01 in per unit is equal to Z02 in per unit। यही हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया, करेक्ट। एक और चीज प्रूफ करते हैं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और चीज प्रूफ करते हैं। सिमिलरली मान लेते हैं Vp है प्राइमरी का बेस वोल्टेज, Vs है बेस वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी, तो अगर प्राइमरी वोल्टेज V है एक्चुअल वैल्यू, बेस वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल प्राइमरी वोल्टेज V है, तो हम जानते हैं कि V2 बाई V1 क्या होता है K। तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या हो जाएगा K टाइम्स ऑफ प्राइमरी वोल्टेज। एक्चुअल सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ V, राइट। चलिए अब पर यूनिट वोल्टेज ऑफ प्राइमरी साइड, सो V प्राइमरी पर यूनिट वैल्यू क्या होता है एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या है V, बेस वैल्यू क्या है Vp माना है हमने। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंडरी वोल्टेज इन पर यूनिट क्या होता है। पर यूनिट वैल्यू एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू।
एक्चुअल वैल्यू अगर हमारी के वी है तो बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर वीपी है ये, यानी कि बेस वोल्टेज कितना हो जाएगा, V2 बाई V1 इज इक्वल टू के, तो सेकेंडरी वोल्टेज इज के टाइम्स ऑफ प्राइमरी वोल्टेज, तो सेकेंडरी का बेस वोल्टेज कितना हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ प्राइमरी वोल्टेज दैट इज के वीपी, तो ये हो जाएगा के वीपी, ये कैंसिल आउट, हमें कितना मिला V बाई वीपी, दोनों बराबर हैं, मतलब पर यूनिट वोल्टेज भी सेम होगा प्राइमरी और सेकेंडरी का, पर यूनिट वोल्टेज in primary is equal to per unit voltage in secondary, करेक्ट। और ये हमने पहले देख लिया कि ट्रांसफार्मर के दोनों साइड पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो चलिए अब उस तीन सर्किट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें जो तीन सर्किट मिल रहे थे वो कौन कौन से मिल रहे थे, कुछ इस तरह से तीन सर्किट हमें मिल रहे थे, ये रहे। ये तीन सर्किट को अब हम क्या कर सकते हैं, ये बीच का गैप हटा सकते हैं, ये बीच का गैप हटा सकते हैं, क्योंकि अब ये इम्पीडेंस प्राइमरी साइड लगाइए या सेकेंडरी साइड लगाइए, पर यूनिट इम्पीडेंस एक ही बात होती है, राइट। मतलब पर यूनिट में जो क्वांटिटीज हैं वो सेम रहती हैं, ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो उसे इफेक्ट नहीं करता, तो टर्न्स रेशियो को हम हटा सकते हैं। तो हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा, ये जनरेटर, ये इसका रिएक्टेंस, ये Z01 ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस, ट्रांसफार्मर 2 का इम्पीडेंस, लोड। अब आप देख सकते हो एक ही मिल गया हमें सर्किट, क्योंकि टर्न्स रेशियो मैटर ही नहीं कर रहा है पर यूनिट के केस में। तो ये है JXS, ये है Z01, यानी कि पर यूनिट इम्पीडेंस या इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर रेफर्ड टू प्राइमरी, ये है इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ये है Z01 डैश, और ये है हमारा लो। उसी तीन सर्किट को हमने एक सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। अब आप एक करंट निकाल के इस पूरे सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा इस पे मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद हम फॉल्ट पे चलेंगे। पहले इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। पेड ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, ट्राई करिएगा, क्योंकि सारे PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।